सो द फर्स्ट थिंग इज के ग्राफ्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन पेपर 1 में 2 से 3 मार्क्स का रहता है, पेपर 2 में अराउंड 8 to 10 मार्क्स का होगा, बट ऑल्टरनेट टाइम्स पे आता है, लाइक ऑल्टरनेट अपीयरेंसेस में होगा. इफ इट अपीयर्स इन वन पेपर, द नेक्स्ट अटेम्प्ट वुड नॉट बी like having any sort of question from graphs in practical situation. On the basis of our previous experience, we can surely say that. तो इतना important नहीं है जितना ग्राफ्स ऑफ फंक्शन important था. तो अब शुरू करते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स को. तो हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था लाइक रिलेटेड टू फार्मूलाज एज वेल एज सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्राफ्स. तो हमारे पास सबसे पहले स्पीड और एक्सेलरेशन के फार्मूलाज हैं जो कि आपने फिजिक्स में भी पढ़े हैं और साथ में हमने एवरीडे मैथ्स में भी कवर किया था इन्हें. सो स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस ओवर टाइम, while acceleration is the difference of velocities divided by the time. And finally, we have average speed, which is basically the total distance divided by the total amount of time. Now, the thing over here is कि हमारे पास इन तीन फार्मूलाज में से सिर्फ एक एवरेज स्पीड का फार्मूला रेगुलरली यूज होता है, बाकी दो फार्मूलाज हम यूज नहीं करते. इंस्टेड ऑफ दोस फार्मूलाज वी यूज सम रेलेवेंट लॉजिक्स एज पर द ग्राफ सिचुएशन. फिर आपके पास आ जाता है यूनिट कन्वर्जन. तो अगर आप किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं मीटर पर सेकंड में, तो बेसिकली आपने एक ही नंबर याद रखना है एंड दैट इज 3.6. यूजुअली व्हाट वी डू इज व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम अ लार्जर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट वी डिवाइड, लेकिन यहाँ पर हम ऑपोजिट करेंगे, वी वुड मल्टीप्लाई. तो हमने 3.6 से मल्टीप्लाई करना है और मीटर पर सेकंड से हम कर देंगे किलोमीटर पर आवर जाते हुए डिवाइड. अब आ जाते हैं हम ग्राफ्स की तरफ. तो हमारे पास ग्राफ दो टाइप के होते हैं यहाँ पर. द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द सेकंड वन इज स्पीड टाइम ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का सीन ये है कि इसमें आप डिस्टेंस को रखते हैं वाई एक्सेस पर और टाइम को रखते हैं एक्स एक्सेस पर. नाउ द गुड थिंग ओवर हियर इज कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूजुअली असेस नहीं होता एंड द बैड थिंग इज कि इसे असेस होना चाहिए क्योंकि ये आसान है. जो ग्राफ असेस होता है जिसके क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेटिवली मुश्किल है, उसको आगे देखते हैं हम. डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर बात करें तो टाइम को हमने रखना है एक्स एक्सिस पर. उसका रीजन ये है कि टाइम इंडिपेंडेंट होता है फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव और आवर विलिंगनेस और आइडियाज. तो टाइम ने कभी भी हमारी मर्जी से चेंज नहीं होना, टाइम अपनी मर्जी से चलता रहेगा, इट वुड गो ऑन विद इट्स ओन पेस. अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पास जो डिफरेंट पोजीशंस है ग्राफ की वो आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दे रही होती है. लाइक इफ यू हैव a slanted line, a slanted straight line, this is basically representing a constant or uniform speed. तो आपके पास constant या uniform speed एक slanted line से दिखाई जाएगी, keeping in mind that all of this concept is related to distance time graph only. So it would only be considered true if you are dealing with a distance time graph. Speed time graph या कोई भी और ग्राफ होगा वहां पर आप ये लॉजिक्स इम्प्लाई नहीं कर सकते. ऑल्दो सम ऑफ दीज लॉजिक्स वुड बी सिमिलर बट दे वुड नॉट बी एग्जैक्टली सेम. तो ये एक मेजर डिफरेंस है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर कर्व. ओवर हियर इफ यू सी यू हैव गॉट टू कर्व्स. तो आपके पास जो पहला कर्व है राइट ओवर हियर, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग डिसेलरेशन. कुछ ग्राफ्स में ये एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिसेलरेशन के लिए ही यूज करते हैं. Then the next one, this curve over here is representing acceleration and that too is just non-uniform acceleration. तो कर्व जब भी आपको नजर आएगा आप एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन जो भी रिप्रेजेंट करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने रिप्रेजेंट करना है एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन को इन द स्टेट ऑफ नॉन यूनिफॉर्मिटी. लाइक द वैल्यूज आर नॉट यूनिफॉर्म, दे आर नॉट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग and they are just haphazardly increasing or decreasing. तो अगर यूनिफॉर्म वैल्यूज होती हैं they change with a certain sequence, जबकि नॉन यूनिफॉर्म वैल्यूज would always go on undefined patterns. like एक बार आपकी एक्सेलरेशन आ जाती है 5, then it increases to 8, then increases to 20. So there is no uniform pattern in the values being changing. So you would observe that if you are like trying to represent a non-uniform value on a graph, it would make up a curve. Straight line नहीं बनेगी वहां पे.
Then the last thing is your horizontal straight line up in the top. तो अगर आपके पास ग्राफ में ऊपर की तरफ कहीं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है तो उसका मतलब होता है रेस्ट. So this means that the object or the body has come up into a state of rest and it is not moving at all. Now there's an example of rest. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस था 20 when the time was 2. After a while we observed that the time has increased to 8. टाइम कितना हो गया है अब? 8 हो गया है, लेकिन हमारा डिस्टेंस अभी भी 20 पे ही रुका हुआ है. There is no change with the distance. So this means that from 2 until 8 you haven't covered any new distance, which means you are at rest. Then the next thing is your speed. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूजुअली एग्जामिनर आपसे दो चीजें पूछ सकते हैं. एक होता है स्पीड और दूसरा होता है एवरेज स्पीड. स्पीड फाइंड करने के लिए आपने फॉर्मूला नहीं लगाना है, आप यूज करेंगे ग्रेडियंट को. स्पीड फाइंड करनी है तो ग्रेडियंट फाइंड करना है. अब ग्रेडियंट कैसे आता था? ग्रेडियंट आप लोग पढ़ चुके हैं 125 टाइम्स पहले सिलेबस में, और उसका फॉर्मूला रहता था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. और यहां से हमने वैल्यूज पिक करनी है राइट फ्रॉम हियर. इस ग्राफ में जहां से भी वो स्पीड फाइंड करवाना चाह रहे हैं वहां से हम स्पीड के लिए कुछ कोऑर्डिनेट्स उठाएंगे, उनको रखेंगे ग्रेडियंट के फॉर्मूला में और फाइंड कर लेंगे अपना ग्रेडियंट, एंड दैट इज गोइंग टू बी माय स्पीड एज वेल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक क्वेश्चन ये बनता है कि सर अगर एवरेज स्पीड पूछ लेंगे तो फिर क्या किया जाए? तो एवरेज स्पीड के लिए बहुत आसान है. आपने सिर्फ ये करना है दैट यू नीड टू ऑब्जर्व योर टोटल टाइम फॉर दिस जर्नी. जो भी आपका ग्राफ का टोटल टाइम है वो आपने पिक करना है, साथ में जो आपका टोटल या मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आपने पिक करना है और लगाना है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला. तो आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? Yes, anyone who could tell me the formula for average speed? Very good, Ramsha. It's total distance divided by total time. Now what you just need to do is you need to pick up the values from here and here, put them into the formula, and that would be your final answer. तो आपके पास आ जाएगा total distance as 20 while the total time is going to be 8. You just need to divide them both and you'll have your average speed as the final answer. I hope everyone is perfectly clear until here. Then you have got a problem from past papers. अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया था पास्ट पेपर में और एग्जामिनर ने कहा था कि आप फाइंड करें ग्रेटर स्पीड. यहाँ पर आपने करना ये है कि आपने अपनी लॉजिक यूज करनी है. लॉजिक ये है दैट इफ द लाइन इज हार्डर टू ट्रेवल ऑन, अगर आप क्लाइम करना चाहें एक लाइन पर और वो लाइन क्लाइम करने के लिए डिफिकल्ट है कंपेयर टू द अदर वन, तो आप डिफिकल्ट लाइन को या डिफिकल्ट स्लोप को कहते हैं ग्रेटर स्लोप, विच मींस दैट इट इज हैविंग ग्रेटर स्पीड. ये आपके पास लॉजिक है, ये इम्प्लीकेबल है नॉट ओनली ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ बट ऑल्सो ऑन स्पीड टाइम ग्राफ. तो ये आप दोनों जगह पे अप्लाई कर सकते हैं लॉजिक. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव अनदर प्रॉब्लम ओवर हियर, जहां पे ये बेसिकली पास्ट पेपर की प्रॉब्लम नहीं है, रेलेवेंट है पास्ट पेपर से. तो यहाँ पे एग्जामिनर ने हमें कहा था दैट वी नीड टू फाइंड द लेसर स्पीड. तो लेसर स्पीड के लिए आप ऑपोजिट कर लेंगे. यू वुड वॉच आउट द स्लोप of both the lines and then you would pick up the line जिस पे move करना easy होगा. The one which is easier to climb on would have lesser gradient, would have lesser slope, और उसी line के लिए क्योंकि gradient low है, value कम है gradient की, तो speed भी relatively कम हो जाएगी.
आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। अब स्पीड फाइंड करना है तो आप ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे, विच इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Then the next concept is to convert the values. तो यूनिट कन्वर्जन्स हमने क्योंकि कवर कर ली थी पहले, तो आपने बस 3.6 को याद रखना है, मल्टीप्लाई करते हैं एक केस में और दूसरे केस में डिवाइड कर देते हैं। Then we have speed time graph. Now this one is very important. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोई नहीं है हमारे पूरे ग्राफ्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन में, और यही एक ग्राफ है जो बार बार रिपीटेडली असेस होता है पेपर 2 में। अगर जब भी आपको पेपर 2 का कोई क्वेश्चन नजर आए रिगार्डिंग ग्राफ्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, तो 99.99% चांस है कि वो स्पीड टाइम ग्राफ का क्वेश्चन होगा। नाउ स्टार्टिंग अप, we first of all need to understand the terms being represented by the parts of these graph. तो आपके पास सबसे पहले आ जाता है एक slanted straight line, and that is basically representing your uniform speed. Uniform speed या constant acceleration represent होता है यहाँ पर। Then you have got different forms of curves. अब ये जो curves हैं आपके पास, ये सिर्फ acceleration के लिए हैं, because both of these curves are moving upwards. तो यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपके पास दोनों कर्व ऊपर की तरफ थे, लेकिन एक कर्व आपको बता रहा था डिसेलरेशन और दूसरा कर्व बता रहा था एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्या होता है, that if the curve is facing upwards, like if it is moving upwards, it is basically representing acceleration, and that is going to be a non-uniform acceleration. फिर आपके पास आ जाता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन अप एट द टॉप। तो प्रीवियस ग्राफ में जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, वहां पे हमने समझा था कि हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन अप एट द टॉप रिप्रेजेंट करती है रेस्ट को। यहाँ पर हमारी वही लाइन रिप्रेजेंट करेगी कांस्टेंट स्पीड को। सो दैट इज द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइक स्पीड टाइम ग्राफ इन अगेंस्ट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बिल्कुल टॉप पे जो लाइन थी हॉरिजॉन्टल, दैट वाज रेस्ट, जबकि स्पीड टाइम ग्राफ में जो ऊपर वाली लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, वो रिप्रेजेंट करेगी कांस्टेंट स्पीड को। देन वी आर हैविंग अ पोर्शन ऑफ डाउनवर्ड फेसिंग कर्व्स एंड लाइंस। तो अगर आप नीचे की तरफ ला रहे हैं अपने ग्राफ को लाइक दिस, तो आप बेसिकली एक यूनिफॉर्म डिसेलरेशन क्रिएट कर रहे हैं। लाइक आपने एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अपनी वैल्यू को या अपनी स्पीड को कम करना है। लाइक इट वुड बी 20, देन इट वुड रिड्यूस टू 15, देन 10, देन 5 एंड देन 0। ग्रेजुअली एक सर्टेन डिफरेंस के साथ वैल्यू रिडक्शन होगी यहाँ पे, which means that your speed is uniformly decreasing, which is basically a constant deceleration. अब यहाँ पर एक चीज क्लियर कर लें, that whenever you are dealing with a straight line in a speed time graph, when you are dealing with a straight line, तो straight line दो तरीकों की हो सकती है। It could be like a line moving upwards, or it could be a line moving downwards. तो एक लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है, that is representing acceleration, while the line which is coming down is representing deceleration. और ये दोनों ही क्योंकि straight lines है, तो ये आपको कांस्टेंट वैल्यूज के साथ होंगी। लाइक एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट, डिसेलरेशन है तो वो भी कांस्टेंट। फिर आ जाते हैं आपके पास कर्व्स। तो कर्व्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर डिसेलरेशन। नाउ इफ यू सी, वी हैव गॉट टू कर्व्स, बोथ ऑफ देम आर कमिंग डाउन। एक कर्व कुछ इस तरीके से नीचे आ रहे हैं भाई, और दूसरा कर्व कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है। सो बोथ ऑफ देम are facing downwards and are trying to slide down. तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक डिसेलरेशन है, और क्योंकि ये कर्व से रिलेट कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म होना तो लाजिम है। Now moving forward, we have a horizontal line right over here. तो बिल्कुल बॉटम पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, that is going to represent your resting state. तो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ में बॉटम वाली हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है रेस्ट को, जबकि टॉप वाली हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है कांस्टेंट स्पीड को। सो दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्पीड टाइम ग्राफ,
with respect to its different motions and different positions of graph. Now, moving forward, we also need to understand one more thing, that if we are dealing with any sort of speed time graph, तो हमसे दो possible चीजें पूछी जा सकती हैं. The first one is your acceleration, the second one is your distance. तो acceleration find करनी हो या deceleration find करनी हो, आपको find करना है gradient. That's it. आपने क्या find करना है? Gradient find करना है. जबकि अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द ग्राफ. तो ग्राफ में आपको शेप नजर नहीं आएगी, तो आपने शेप डिजाइन करनी है. कैसे डिजाइन करेंगे ये देख लें. लाइक इफ आई हैव अ ग्राफ ओवर हियर, सो इट इज ट्राइंग टू शो समथिंग फॉर द चेंज इन स्पीड एज पर टाइम. तो स्पीड और टाइम का एक रिलेशन है जो इस ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है. मुझे फाइंड करना है यहाँ पर अपना डिस्टेंस. तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया एरिया निकालना है आपने. तो एरिया कैसे आता है? एरिया अंडर द ग्राफ से आता है. अब एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया निकालने के लिए आपने सबसे पहले शेप को करना है डिवाइड, लाइक दिस. तो जैसे ही आप अपनी लाइंस मार्क करेंगे, आपको डिफरेंट शेप्स बनते हुए नजर आ जाएंगे. यू वुड सी अ ट्राइंगल, अ रेक्टेंगल, स्क्वायर और इवन अ ट्रेपीजियम एट टाइम्स. तो ट्रेपीजियम जो है उसका फॉर्मूला हो या ट्राइंगल का या रेक्टेंगल का, आपने बस ये मेक श्योर करना होता है कि जब भी कभी आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो आपने एरिया ही फाइंड करना है. दैट्स इट. स्पीड टाइम ग्राफ में है, डिस्टेंस फाइंड करना है, एरिया निकालेंगे. और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होते तो स्पीड कैसे आता था हमारे पास? ग्रेडियंट से. ये तीन चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखनी है. आई विल जस्ट राइट देम डाउन वंस अगेन. So if we are in distance time graph, the speed is found by gradient. जबकि अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ में हैं और हमसे पूछा जाता है डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते थे? We used to find it by area. And finally, if we are again in a speed time graph, and we need to figure out the acceleration, तो आप में से कोई बता सकता है इधर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे हम? यस, एनीवन? स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? ग्रेडियंट. वेरी गुड. तो हमने यूज करना है ग्रेडियंट का लॉजिक. ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमारे पास होता था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. तो ये बन गया है आपके पास फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को यूज करना है आपने फॉर द ग्रेडियंट. तो ये तीन चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इफ यू आर इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड निकालने के लिए हम बनाएंगे अपना ग्रेडियंट. इफ यू आर इन अ स्पीड टाइम ग्राफ तो डिस्टेंस बनता है एरिया से, और अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो ग्रेडियंट से निकालेंगे. नाउ आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली क्लियर ऑन दिस. तो कुछ पास्ट पेपर प्रॉब्लम्स करते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. Okay, so over here we have a graph showing some different positions, और आपने सबसे पहले मुझे ये बताना है कि हर एक पोजीशन का मतलब क्या है. We have a speed time graph. The speed is in meter per second and the time is in seconds. Yes, so the first line over here is a slanted straight line moving upwards,
तो आप में से कोई बता सकता है इस लाइन का मतलब क्या है? इज इट अ कांस्टेंट स्पीड, अ यूनिफॉर्म स्पीड विद एक्सेलरेशन? वेरी गुड हुदा, इट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन and uniform speed. Now, can any one of you tell me which is the position of horizontal line representing? Like what type of quality is it representing? The horizontal line up at the top? Is it constant speed, non-uniform speed, uniform speed? What is it? It's constant speed. Very good. Now, the important thing here is that whenever you observe a constant speed, the acceleration is going to be 0. आपसे अगर कहा जाए कि भाई एक लोकेशन पे कार ने मूव किया विद कांस्टेंट स्पीड, तो आपने राइट अवे बताना है कि भाई यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी होगी? 0 होगी. बिकॉज व्हेन यू हैव गॉट अ हॉरिजॉन्टल लाइन और स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, तो आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, बिकॉज वहां पे ग्रेडियंट भी 0 होता है. हमने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था दैट व्हेन वी आर डीलिंग विद अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, the gradient is 0 in both of these cases. क्योंकि gradient 0 है तो acceleration भी 0 हो जाएगा. Now moving forward on to the last straight line right over here. Can any one of you tell me which property or which condition is being represented here? Okay, so it's retardation or constant deceleration. Very good, Huda. It's constant deceleration. और यहाँ पर हम कह सकते हैं that our straight line coming down is representing a uniform speed. क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने इस लाइन पर लिखा एक्सेलरेशन और साथ में लिखा यूनिफॉर्म स्पीड, और दूसरे साइड पर आपने यहाँ भी कांस्टेंट डिसेलरेशन लिखा, लेकिन यहाँ पर साथ में यूनिफॉर्म स्पीड को ही रखा है. Like whether it is constant acceleration or constant deceleration, you have used the term of uniform speed. Why is it so? तो इसका जवाब ये है कि uniform speed का मतलब होता है that the speed is changing at an equal rate. If you see, the speed is continuously changing at the same rate. Like आप अगर difference check करें speed में, तो सेम डिफरेंस आ रहा है. ऑल्दो इन दिस केस द स्पीड इज इंक्रीजिंग. जबकि अगर बिल्कुल ऑपोजिट करें तो हमारे पास एक स्पीड है 40 एंड इट्स रिड्यूसिंग टू लेट्स से 32, देन 24, देन 16. तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस चेक करें स्पीड्स में तो डिफरेंस इक्वल है, ऑल्दो दे आर लाइक रिड्यूसिंग ग्रेजुअली, लेकिन डिफरेंस सेम है. तो इन दोनों केसेस को आप क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे. और साथ में आप चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पहला केस है राइट ओवर हियर, दिस वन इज बेसिकली ऑफ एक्सेलरेशन. तो यहां पर अगर आप चेक करें आपकी स्पीड ग्रेजुअली बढ़ रही है, लेकिन उसमें डिफरेंस जो है, जो उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है वो इक्वल है, which means that it is accelerating but with a uniform rate. Then we have over here another case which is showing a reduction in speed, जो कि हमें एक डिसेलरेशन का आइडिया दे रहा है, लेकिन स्पीड का जो डिफरेंस है वो सेम है. तो यूनिफॉर्म स्पीड बिल्कुल हो सकती है विद एक्सेलरेशन और विद डिसेलरेशन एज वेल. तो यूनिफॉर्म स्पीड का ताल्लुक एक्सेलरेशन डिसेलरेशन से स्पेसिफिकली नहीं है, वो दोनों के साथ हो सकता है. आपने सिर्फ लॉजिक ये समझनी है कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि स्पीड में डिफरेंस सेम रहेगा, वेदर द स्पीड इज इंक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन हो रही है, और वेदर द स्पीड इज डिक्रीजिंग मतलब डिसेलरेशन हो रही है. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड.
whether being with deceleration or with acceleration. I hope this is perfectly clear. If any one of you has got any queries, just feel free to ask. किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी यहाँ पे? Yes, anyone having any sort of queries? या सबको क्लियर है? Okay, perfect. It seems like all of you are perfectly clear. तो अब आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमें दिखा रहा था एक slanted straight line moving upwards, then a horizontal line, and then a slanted straight line coming downwards. अब एग्जामिनर आपसे क्या कहेंगे? एग्जामिनर कुछ केसेस में तो आपसे डायरेक्टली कहते हैं कि भाई डिस्टेंस निकालते हैं आप, तो आपने बस एरिया निकालना है पूरे ग्राफ का और उन्हें डिस्टेंस बता देना है. लेकिन ये जो सब इतनी सारी टर्म्स मैं रिपीटेडली आप लोगों को बता रहा हूं, उसका रीजन ये है कि एग्जामिनर भाई कभी कभार अपने घर वालों से लड़के आ जाते हैं, तो उन्होंने गुस्सा कहाँ उतारना है? हम पे उतारना है, क्योंकि हमारे कोई राइट्स तो है नहीं, चाइल्ड अब्यूज हो रहा है यहाँ पर. तो एग्जामिनर क्या करेंगे? हमें पकड़ के मारना पीटना शुरू कर देंगे क्वेश्चंस के साथ. कैसे? वो आपसे कहेंगे कि भाई मुझे डिस्टेंस बताएं जब ऑब्जेक्ट या जो भी आपकी बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड पे ट्रेवल कर रही है. एग्जामिनर ने आपको नहीं बताया कि भाई मुझे इस टाइम से इस टाइम तक डिस्टेंस निकाल कर दें. उन्होंने राइट अवे आपको एक टर्म दे दी that you need to figure out the distance traveled while the object was at constant speed. तो इसीलिए आपको पता होना जरूरी है कि कांस्टेंट स्पीड कहाँ पे है. तो अब हम बनाते हैं एक नया ग्राफ with similar values. So we have a straight line going up, then a horizontal line, and then a straight line coming down. So it's 4 and 8 down below, then 10 over here, and then a speed of 20. Speed is in meter per seconds, while the time is in seconds only. Now, you people need to tell me that I am going to figure out the distance with constant speed. तो मुझे कौन सा एरिया निकालना होगा? लाइक किस टाइम इंटरवल से किस टाइम इंटरवल तक मुझे अपना डिस्टेंस फाइंड करना है, सिंस आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट द डिस्टेंस विद कांस्टेंट स्पीड ओनली. तो आप में से कोई बता सकता है? फोर टू एट. वेरी गुड. हमें 4 to 8 अपना डिस्टेंस फाइंड करना होगा, बिकॉज दिस इज द पॉइंट जहां पे आपने कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल किया है. Right over here. So this is your constant speed, and the time over here is 4 and the time over here is 8. तो आपने 4 सेकंड से लेकर 8 सेकंड्स तक इक्वल या कांस्टेंट स्पीड पर ट्रैवल किया है, एंड दैट इज गोइंग टू बी माय पोजीशन, जिसका मैंने एरिया फाइंड करना है टू फिगर आउट द डिस्टेंस. नाउ द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी ऑफ एरिया for the rectangle, which is length times breadth. अब यहां से मुझे फाइंड करना है अपना length. So can any one of you tell me the length of this rectangle? Yes, what's the length of this rectangle? It's 4. Very good. Then what's the breadth of this rectangle? Very good. Nabiha and Mina, I'm not getting any answers from you people. Let me know if you have got any queries. वरना मैंने तो बस यही assume करना है कि आप लोगों को समझ आ रहा है. तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप पूछें, so that you could also understand what's going on. Otherwise, there is no point of sitting idle in the class and not responding to the answers or to the question, in fact. तो अगर कोई प्रॉब्लम है आप पूछें, प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आंसर जरूर करें. Even if you are like giving wrong answers, that's not a problem, that's not a big deal. सीखने बैठे,
जब हम समझेंगे, हम गलत आंसर देंगे, उसके बाद मैं आपको दोबारा रीवैल्यूएट करके दूंगा कॉन्सेप्ट्स को, so that you would have a clear concept at the end of the class. So at least you took something good out of the class rather than sitting idle. So basically over here, Mina, we have got 20 by this value. If you see over here, we have 20 right from the y-axis. Y-axis की value check करें, बिल्कुल top पर कितनी बन रही है? At this point, if you see, the value of y is turning out to be 20. तो यहां से हमने पिक किया 20, जबकि ये जो 4 है मेरे पास, ये बेसिकली डिफरेंस है 4 and 8 का. So the value from 4 till 8 is having a difference of 4 units. So you have got a length of 4 units from the difference, and 20 is from the y-axis. I hope this is now clear. अब आपने figure out करना है अपना product for the length which is 4 and breadth which is 20. तो अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4 times 20 which is going to be 80. अब प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पर हम यूनिट कौन सा लगाएंगे, तो ये क्योंकि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के साथ या तो मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा या किलोमीटर होगा. You would just right away go to the speed and observe its unit. स्पीड के साथ यूनिट कौन सा यूज हुआ है? इट्स मीटर पर सेकंड. मतलब आपने मीटर यूज करना है विद द डिस्टेंस ओवर हियर. तो आपके पास डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में आ जाएगा. इन केस इफ द स्पीड वाज इन किलोमीटर्स पर आवर, तो आपने भी डिस्टेंस रखना था किलोमीटर्स में. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. एक और क्वेश्चन करेंगे और वो आप लोग खुद करेंगे और मुझे आंसर्स बताएंगे. Okay, so we have over here 10, then 16, and then 20. While the speed has been provided as 10 and 12. Now you guys need to figure out the distance तो आप लोगों ने फिगर आउट करना है डिस्टेंस फॉर द इंक्रीजिंग स्पीड for the time when the speed was, or in fact make it a bit harder, let's take it as the acceleration being greatest. When the acceleration is greatest, तो यहां पर अब चेक होना है आपका कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द ग्रेडियंट ऑफ स्लांटेड लाइंस. तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हमारे पास कहां पर एक्सेलरेशन 0 होगी और कहां पे एक्सेलरेशन की अदर देन 0 कुछ वैल्यू होगी. यस, will it be 0 over here on this line? Will it be 0 or other than 0? It would be other than 0. Very good. Then will it be 0 over here? The acceleration would be 0 or other than 0 on the horizontal line. Perfect. Very good, Huda. It would be 0 over here. Acceleration is 0 on the horizontal line क्योंकि acceleration हमारे पास gradient है और gradient 0 होता है horizontal और straight vertical lines पे. तो यहाँ पे acceleration हो गई है 0 और यहाँ पे acceleration थी greater than 0.
On the green line, it was greater than 0. On the yellow line, it's exactly 0. Now, the last one is your red line over here. So can any one of you tell me, will the gradient or the acceleration be 0 over here or greater than 0? Like other than 0 hoga ya 0 hoga? Yes, anyone? Yes, it's accelerating and it would be other than 0 or you could say greater than 0. Very good. तो अब ये तो क्लियर हो गया कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे डिस्टेंस फाइंड नहीं करना, इस पोर्शन का तो डिस्टेंस हमें फाइंड नहीं करना. नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि क्या हम ग्रीन लाइन पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे या रेड लाइन पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे. तो अब यहाँ पे आपने जज करना है स्लोप को, लाइक विच वन इज हैविंग अ ग्रेटर ग्रेडियंट, किस लाइन पे ग्रेडियंट ज्यादा है. ये चेक करने के लिए आप इसे परसीव करेंगे एज अ स्लोप, लाइक एज अ हिल. तो एक हिल आपके पास कुछ ऐसे है, विच इज द ग्रीन वन, and the other hill is something like this, the red one. तो ग्रीन हिल पे चढ़ना मुश्किल है या रेड पे चढ़ना मुश्किल है? What do you think? Green hill is like easier to climb or the red one? Very good. It's basically the red one which is easier and the green one is harder. I'll just explain it with a complete diagram. Like we have a hill like this and we have a hill like this. तो हमारे पास जो ग्रीन वाली है, इट्स एज यू कैन सी ओवर हियर इज मच मोर स्टीपर. ये ज्यादा स्टीप है, विच मीन्स दैट इट इज मच हार्डर टू हैंडल. लाइक इस पे क्लाइम करना डिफिकल्ट है. जबकि अगर आप रेड हिल को देखें या रेड लाइन को देखें तो ये इतना स्टीप नहीं है, इतना स्लांटेड नहीं है, विच प्रूव्स दैट इट इज रिलेटिवली इजियर टू क्लाइम ऑन, which means that the green one is more difficult. वहां पे डिफिकल्टी ज्यादा है तो वहां पे ग्रेडियंट भी ज्यादा होगा, और एक्सेलरेशन क्योंकि ग्रेडियंट ही है तो आप एक्सेलरेशन को ज्यादा कंसीडर करेंगे ऑन द ग्रीनर वन. तो अब ये क्लियर हो गया कि मुझे रेड और येलो लाइंस को कंसीडर नहीं करना. तो अब ग्रीन को हम कंसीडर करेंगे और ग्रीन से हमने फाइंड करना है अपना डिस्टेंस. तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए लॉजिक क्या थी? इट वाज एरिया अंडर द ग्राफ. तो एरिया फाइंड करने से पहले आप सबसे पहला काम जो करेंगे वो ये है कि आपने लाइंस मार्क करके शेप्स बना लेने हैं. सो यू वुड सी दैट द ग्रीन लाइन इज क्रिएटिंग अ ट्राइंगल. एक प्रॉपर ट्राइंगल बन रहा है और यहाँ पर हमारे पास कुछ बेस आ जाएगी और कुछ हाइट आ जाएगी राइट ओवर हियर. So can any one of you tell me the base of this triangle? What is the value of base for this triangle? It's 10. Very good. तो हमारे पास base आ गई है 10. Now can any one of you tell me the height? What's the height for this triangle? It's 10 again. तो हमारे पास base और height दोनों ही 10 आ चुके हैं. Now you just need to figure out the area of triangle. Which is half times base times height. तो बेस और हाइट आपने रखनी है वैल्यूज के साथ और मल्टीप्लाई करवाना है हाफ से, एंड यू वुड हैव योर फाइनल आंसर. द गुड थिंग इज कि यहाँ पर यूजुअली पेपर 2 के क्वेश्चंस ही मिलेंगे आपको और उन सब में कैलकुलेटर अलाउड होता है इफ यू आर फ्रॉम ओ लेवल्स. IGCSE वालों के तो बड़े भरम है, उन्हें जरूरत नहीं होती टेंशन लेने की क्योंकि उन्हें कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड है. तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं इन दिस क्वेश्चन वेदर यू आर फ्रॉम IGCSE और ओ लेवल्स, क्योंकि ये पेपर 2 का क्वेश्चन है. जस्ट फिगर आउट द वैल्यू एंड लेट मी नो द आंसर.
Okay, perfect. So we have got our answer as 50, and that would be the distance at greater acceleration. Now, there's one more thing over here to be understood, that in case if the examiner was asking me to figure out the distance at lesser acceleration, अगर वो कम acceleration पे हमसे पूछ लेते distance को, तो फिर क्या करना था? फिर कुछ नहीं करना था, बस क्वेश्चन छोड़ देते और घर आ जाते। हम तो मास्टर हैं क्वेश्चन छोड़ने में। तो वो पुराने दिन हो गए अब। क्वेश्चन छेड़ने या क्वेश्चन को लीव करने का कोई सीन नहीं है। आपने क्वेश्चन पकड़ना है और उसकी बैंड बजा देनी है। क्वेश्चन छोड़ने वाला सीन ऑफ है। तो यहाँ पर आप चेक करें, जब आप लाइंस मार्क करेंगे, यू वुड ऑब्जर्व दैट यू हैव गॉट सम सर्टेन वैल्यूज। लेट मी जस्ट एडजस्ट द वैल्यू ओवर हियर। तो ये आपके पास आ गया है 20। ओके, तो ये एक जबरदस्ती का 20 मैंने बना दिया है यहाँ पे। अब मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस फॉर द एक्सेलरेशन विद लेसर वैल्यू, लाइक लेसर एक्सेलरेशन के लिए डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये तो हमें पता है that this one is having lesser slope, this one is like easier to climb on, इस पे क्लाइम करना आसान है, जिसका मतलब ये हुआ कि इसका डिफिकल्टी लेवल कम, मतलब एक्सेलरेशन या ग्रेडियंट भी कम। तो ये क्लियर हो गया कि मुझे 16 से 20 तक की जो लाइन है वहां का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा और वो शेप कौन सा है, ये समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज ये कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, एरिया फाइंड करना होता है। अब ये तो हो गया क्लियर कि डिस्टेंस निकलेगा एरिया से। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये शेप कौन सा है। तो शेप ये बनेगा आपके पास एक ट्रेपीजियम, लाइक दिस। ट्रेपीजियम को हमने काफी डिटेल में समझा था अपनी पिछली क्लास में, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि दो पैरेलल लाइंस चलती हैं, वेदर दे आर वर्टिकल और दे आर हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं वो दो लाइंस, या वर्टिकल भी हो सकती हैं। सो दीज टू लाइंस आर टर्म्ड एज ए एंड बी, while the straight line going through these two lines, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, उसे हम कहते हैं हाइट। तो आपके पास दो लाइंस है यहाँ पर, एक टॉप पे और एक बॉटम पे, जो इन दोनों वर्टिकल लाइंस को कनेक्ट कर रही है। तो टॉप या बॉटम में से कौन सी लाइन को हम हाइट कंसीडर करेंगे? बॉटम को हाइट कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन है। हाइट सिर्फ उसे कंसीडर किया जाता है जो वर्टिकल लाइंस के बीच में स्ट्रेट लाइन होगी। जो स्ट्रेट लाइन होगी उसे हाइट कंसीडर करेंगे, स्लांटेड को हाइट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं वैल्यूज की तरफ। तो आप में से कोई बता सकता है ए कितना है मेरे पास? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बी? यस, एनीवन? A is 10 and B is 12. Very good. So we can say that A is 10 over here and B is 12. जबकि अगर हम H की बात करें तो H हमारे पास बनता है 4, right over here. So what you need to do is you need to pick up the formula of area for the trapezium and put the values over there. So the formula was area of trapezium is equals to, बेसिकली ये एक ट्रेपीजियम है। आप लोग टेंशन में नहीं आ जाइएगा, सर ने पता नहीं जिन का छोटा भाई बना दिए, जिन्नात बनाने लग गए सर यहाँ पे। तो ये एक ट्रेपीजियम है बहुत ही खराब सा। फिर आपके पास एरिया आ जाता है 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब ए और बी आप फिगर आउट कर चुके हैं ग्राफ से, विच इज 10 एंड 12, जबकि हाइट आपने फाइंड की है 4। तो आपने सिर्फ वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है और फाइंड करना है अपना फाइनल आंसर। सो कैन एनीवन ऑफ यू यूज कैलकुलेटर एंड फिगर आउट द वैल्यू? जी, तो कोई आंसर निकाल कर बता सकता है?
Okay, so we have got the answer as 30. It seems like a wrong calculation. Kindly, anyone of you could confirm what is the correct answer? 30 नहीं होना चाहिए. It should be something different. Yeah, it's 44. Correct. So it's 1/2 with 22 times 4. Very good, Ramsha. What we will do over here is that we have 1/2. 22 और 4 को आपने करना है multiply, which is going to give you 88. 1/2 का मतलब होता है divide by 2. तो 88 को divide by 2 कर दें, मतलब 44 आपका आ जाएगा final answer. I hope everyone is perfectly clear on this. किसी को कोई problem, कोई query? Yes, anyone having any sort of problem? ओके परफेक्ट. तो सबको क्लियर है. अब आ जाते हैं अपने एक और कॉन्सेप्ट की तरफ. व्हाट इफ द एग्जामिनर आस्क्स मी टू फिगर आउट द ग्रेडियंट और लेट्स से दी like the acceleration. तो अगर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है फॉर द स्मॉलर वैल्यू, तो आप दो पॉइंट्स को पिक करेंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स पिक करेंगे और फाइंड कर लेंगे ग्रेडियंट. आई होप दिस इज नॉट सच ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइज. यहाँ से आपने कोऑर्डिनेट्स उठाने हैं विच इज 16, 10 एंड फॉर दिस वन इट्स गोइंग टू बी 20, 12. एक्स एक्सिस और y एक्सिस आप हर पॉइंट का पिक करेंगे which is 20 and 12 for the last point and 16 and 10 for the first point. इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट्स को पिक करना है और फाइंड करना है अपना एक्सेलरेशन. तो अभी आप लोग सॉल्व करें और बताएं आंसर कितना आ रहा है. व्हाट्स द आंसर फॉर द एक्सेलरेशन विद लेसर वैल्यू. अब यहाँ पे भी एग्जामिनर आपको टाइम भी दे सकता है 16 से 20 तक एक्सेलरेशन निकालें, या फिर एग्जामिनर आपसे कहेगा कि आप मुझे फाइंड करके दे दें एक्सेलरेशन विच इज लेसर. तो लेसर एक्सेलरेशन हमने चेक कर लिया है, ऊपर वाली लाइन के लिए है, तो उसकी हमने एक्सेलरेशन या ग्रेडियंट फाइंड करना है और वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. सो कैन एनीवन ऑफ यू डू द ऑनर्स एंड फाइंड द आंसर? जी, तो किसी ने फाइंड किया एक्सेलरेशन? ओके, सो इट्स टर्निंग आउट टू बी 0.5. The formula is going to be of gradient, which is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. x1 और y1 आप पहले पॉइंट को कंसीडर कर लें, x2 y2 आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा. Just substitute the values and figure out the answer. One of the answer is 0.5 and it is the correct answer. तो आप लोग confirm कर लें if you're getting the same answer. Otherwise, I'll do the entire working for you guys. By the way, the SI unit is going to be meter per second square. यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसलिए है क्योंकि आपके पास स्पीड मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड्स में है, तो आप एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे. इफ द स्पीड वाज इन किलोमीटर पर आवर, तो आपने एक्सेलरेशन को रखना था इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. तो आज के लिए रखते हैं इतना ही और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे विच इज बेसिकली अलजेब्रा रिलेटेड टू ग्राफ्स. लाइक अलजेब्राइक कॉन्सेप्ट्स रिलेट कर जाएंगे ग्राफ के साथ, जो कि काफी मुश्किल हो जाता है. तो उसे फिर इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट क्लास में कवर करना है और होपफुली नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक भी हमारा रैप अप हो जाएगा. एंड देयर इज अ बैड न्यूज एज वेल. आप लोगों का मैथ्स का टेस्ट ड्यू है क्योंकि 12 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. तो हर 4 चैप्टर्स के बाद हमारा टेस्ट का एक सीक्वेंस था जो कि थोड़ा सा डिसरप्ट हो गया बिकॉज यू गाइज वर हैविंग योर मिड्स.
तो मैंने डिले कर दिया था टेस्ट को, सो द टेस्ट इज ड्यू एज वेल। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट करना है नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद कभी भी आपका टेस्ट हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट एज वेल। I hope everyone is perfectly clear for today's lecture. If any one of you is having any query, just feel free to ask. Otherwise, we'll end it up. Test सारे chapters का होगा. We are done with 13 chapters as of today. 14 chapter हमारा almost wrap होने वाला है. तो हम 13-14 chapters के ही test लेंगे from the first one until the 13th, और in fact अगर 14th हो जाता है पूरा तो वो भी included होगा फिर. Yes, every one of you is perfectly clear with the concepts taught today. किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी? ओके, परफेक्ट। तो आज के लिए फिर रखते हैं इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी ट्यूसडे को। सी यू देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।